Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about lymphoma, and this topic comes under med surg nursing, and it is also very important from the examination point of view. So let's start. And if you are new to my channel, so don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start with the definition of Hodgkin disease. ठीक है. So definition is this: a neoplastic transformation of lymphocyte particularly in lymph nodes. ठीक है. So ये आपका हॉजकिन डिजीज़ के अंदर आता है लिम्फोमा. लिम्फोमा में क्या होता है, जो आपकी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हो जाती है, यानी अनकंट्रोलेबल कैंसरस ग्रोथ हो जाती है पर्टिकुलरली लिम्फ नोड्स में. ठीक है. कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टीनबर्ग सेल्स ऑन हिस्टोलॉजी एंड स्प्रेडिंग इन एन ऑर्डरली फैशन ऑफ कॉन्टेजिनस लिम्फ नोड्स. तो इसमें रीड स्टीनबर्ग एक सेल टाइप है, वो आपका प्रेजेंट होता है जब आप हिस्टोलॉजी करते हैं सेल में. ठीक है. इसमें ये बहुत बड़े बड़े मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और इनके जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेल होता है. ठीक है. और सेकंड ये है कि ये ऑर्डरली फैशन में जाता है, कॉन्सैग्यूनस लिम्फ नोड में ट्रांसफ़र होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये लिम्फोमा अगर स्टार्ट हुआ आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, तो ये सबसे पहले आपका सुपरा क्लैविकुलर नोड्स में जाएगा एंड देन एक्सिलरी नोड्स में जाएगा आपका. और ये 6% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर का कॉज है, 5% कैंसर इन लेस देन 14 ईयर ओल्ड एंड 15% पर्सन 15 to 19 ईयर एंड रेयर लेस देन 10 ईयर. ठीक है. सो ये आपके रेड स्टेनबर्ग सेल्स हैं. ये नॉर्मल लिम्फोसाइट है, ये रेड स्टेनबर्ग सेल्स हैं. ये लार्ज सेल्स होती हैं और ग्रेटर देन 45 नैनोमीटर का आपका इसका म्यूमीटर का आपका डायमीटर होता है. बाई न्यूक्लिएट और बाइलोब सेल स्ट्रक्चर होता है इसका. सो एपिडेमियोलॉजी क्या है आपकी हॉजकिन लिम्फोमा की? जो हॉजकिन डिजीज़ है एक बाईमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन, वन पीक इन 20s एंड 60, मतलब बाई मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इसके आपके 2 लेवल्स होते हैं. बाई मोड यानी कि 2 मोड्स होते हैं. पहला पीक आपका 20s की एज होती है, सेकंड पीक आपका 60s की एज होती है. अर्ली पीक मिडिल टू लेट 20s, जो आपकी स्टार्टिंग पहली वाली पीक होती है वो आपकी मिडिल टू लेट 20s में होती है, और जो सेकेंड पीक होती है वो आफ्टर 50 ईयर्स होती है. 6 मेल रेशियो फीमेल अब आप देखेंगे तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है. ठीक है. 4:1 फॉर 3 to 7 ईयर अगर देखा जाए तो मेल्स में ज़्यादा होगा. अगर 7 to 9 ईयर्स हैं तो 3:1 देन ऑल्सो ये मेल्स में ज़्यादा होगा, एंड 1 to 3:1 फॉर ग्रेटर देन 10 ईयर. 100-fold रिस्क ऑफ अनअफेक्टेड मोनोजाइगोटिक ट्विन ऑफ अफेक्टेड ट्विन. ठीक है. जो 100-fold यानी कि जो आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. और ये आपके एक स्पेसिफिक HLA एंटीजन है उससे एसोसिएटेड होता है, और जिसके इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं आपके होता है ह्यूमन हर्ब्स वायरस 6 CMV, यानी कि साइटोमेगलो वायरस. ये एक तरीके का कॉमन हर्ब्स वायरस है, और एप्स्टीन बार वायरस एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्यूनोडेफिशिएंट वाले पेशेंट्स में भी देखा गया है. Etiology or risk factor. Doctors seldom know why one person develop Hodgkin lymphoma and other does not, but research shows that certain risk factor increase the chance that a person will develop this disease. बात ये कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि मतलब कि आप गेस नहीं कर सकते कि एक पर्सन को अगर हॉजकिन लिम्फोमा हो रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं हो रहा है. तो रिसर्च से ये पता चला है कि कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो कि चांसेस डेवलप करता है इस डिज़ीज़ को होने के. हैविंग मोर और वन, अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को हॉजकिन लिम्फोमा होगा ही होगा. कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर फाइंड आउट हो जाते हैं बट उनको कैंसर कभी नहीं होता. रिस्क फैक्टर्स के इसके कुछ सर्टेन वायरसेस लाइक एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड सेकेंड इज़ योर वीकेंड इम्यून सिस्टम. अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, लाइक इनहेरिटेड कोई कंडीशन है, सर्टेन ड्रग यूज़ है आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट. एज, जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो मोस्टली टीन्स में होता है और एडल्ट्स में होता है जो 15 to 35 के एज के होते हैं, और जो एडल्ट्स आपके 55 ईयर से ओल्डर होते हैं. फैमिली हिस्ट्री, फैमिली मेम्बर्स स्पेशली ब्रदर सिस्टर्स हैं. ठीक है. अगर किसी पर्सन को हॉजकिन लिम्फोमा है उसके, या कोई भी अदर टाइप का लिम्फोमा है, तो अगर उसके कोई ब्रदर सिस्टर है तो इंक्रीज चांस हो जाएगा डिजीज़ होने का. सो क्लासिफिकेशन रेस क्लासिफिकेशन है, तो 4 टाइप्स के हैं.
लिम्फोसाइट प्रिडोमिनेंट, लिम्फोसाइट डिप्लीशन, मिक्स्ड सेलुलैरिटी एंड नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। तो लिम्फोसाइट प्रिडोमिनेंट में आपका क्या आता है, 10 to 15% पेशेंट्स होते हैं इसके, और ये ज़्यादातर कॉमन होता है मेल्स में। यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, लोकलाइज्ड डिजीज़ है और बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, यानी कि अगर आप ट्रीटमेंट करें तो गुड रिजल्ट्स आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट डिप्लीशन है, लिम्फोसाइट डिप्लीशन में आपकी लिम्फोसाइट कम होती चली जाएंगी, तो ये रेयर इन चिल्ड्रन होता है, कॉमन विद HIV और वर्स प्रोग्नोसिस होता है। मिक्स्ड सेलुलैरिटी तो 30% पेशेंट्स में होता है और लेस देन 10 ईयर्स के एज के होंगे पेशेंट आपके। एडवांस डिजीज़ है ये मिक्स सेलुलैरिटी, और एक्स्ट्रा ऑन्डल एक्सटेंशन होगा इसका। देन नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, ये काफ़ी कॉमन है, 40% यंगर पेशेंट्स में होता है, 70% एडोलेसेंट्स में होता है। रियल क्लासिफिकेशन, रियल की फुल फॉर्म है आपकी रिवाइज्ड यूरोपियन अमेरिकन क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फॉइड नियोप्लाज्म। सो इसके अकॉर्डिंग आपके टाइप्स हैं, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रिडोमिनेंस, क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा, लिम्फोसाइट रिच, मिक्स्ड सेलुलैरिटी, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट डिप्लीशन एंड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा हॉजकिन लाइक। ठीक है, सो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, enlarged painless rubbery non-erythematous non-tender lymph nodes are the hallmark of the disease। तो मेन आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होंगी, जो आपके लिम्फ नोड्स होंगी वो एनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है, पेनलेस रहेंगी, रबरी रहेंगी और नॉन एरिथमियस होंगी, यानी कि ज़्यादा स्वेल्ड नहीं होंगी, बड़ी हो जाएंगी पर ज़्यादा स्वेल्ड नहीं होंगी, और नॉन टेंडर होंगी, यानी कि अगर टच करेंगे तो पेन फील नहीं होगा। और अगर अल्कोहल कंजम्पशन किया जा रहा है तो उसके बाद पेनफुल हो सकता है। हेपाटोस्प्लीनोमीगली मीन्स जब आपका हेपाटिक यानी कि लिवर और स्प्लीन अपने नॉर्मल साइज से स्वेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हेपाटोस्प्लीनोमीगली। देन कफ, डिस्निया, हाइपोक्सिया, प्लूलर और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जब आपके लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। हेपाटोसेल्यूलर डिसफंक्शन, BM इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, जैसे ब्लड मॉलिक्यूल इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो जैसे एनीमिया हो जाएगा आपका, न्यूट्रोपनिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। 25% हैव B सिम्टम्स एंड ऑल्दो प्यूरिटिस इज कॉमन इन द डिजीज बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द B सिम्टम। ठीक है, प्यूरिटिस काफ़ी इसमें कॉमन होता है बट ये B टाइप सिम्टम नहीं है। सर्वाइकल, सुप्रा कैविकल एंड एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी जो है आपका काफ़ी कॉमन साइड है इस डिजीज़ के। और डिजीज़ बिलो डायफार्म इज़ रेयर, यानी कि डायफार्म से नीचे होने के डिजीज़ के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं आपके B सिम्टम, यानी कि ये इंपॉर्टेंट इन स्टेजिंग में काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। और इसमें अनएक्सप्लेन्ड फीवर होता है, यानी कि 39 डिग्री से ज़्यादा का फीवर रहेगा, उसका कोई ऐसा पॉसिबल कॉज नहीं होगा। वेट लॉस हो जाएगा और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स होंगे। देन इम्यून सिस्टम एबनॉर्मलिटीज़ में क्या होगा, एलर्जी टू डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट। जब हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट किया जाएगा तो उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो जाएगा। एबनॉर्मल सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। CD4 रेशियो CD8, ये जो सेल्स हैं आपकी लिम्फोसाइट्स वगैरह की, ये काफ़ी कम हो जाएंगी, इनका रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा। और जो साइटोटॉक्सिसिटी है, नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिसिटी है, वो सेल्स की ख़त्म हो जाएगी। एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स भी इसमें आती हैं, लाइक स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, बोन मैरो, लंग्स एंड CNS। ठीक है, एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट इज़ मोर कॉमन विद नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो जो आपकी एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट आती है कि रादर देन लिम्फ नोड से अदर ऑर्गन्स, तो वो आपके नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में आते हैं। इमरजेंसी प्रेजेंटेशन क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। SVC आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि जो आपकी सुपीरियर वेना कावा है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इससे फेशियल एडिमा की कंडीशन आएगी। और JVP यानी कि जगलर वेन प्रेशर जो है आपका बढ़ जाएगा और डिस्निया होगा। स्टेजिंग क्या है आपकी हॉजकिन लिम्फोमा की, द डॉक्टर कंसीडर द फॉलोइंग टू डिटरमाइन द स्टेज। तो डॉक्टर क्या क्या स्टेज को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स आपके मेंशन करते हैं। फर्स्ट है कि आपकी कितनी लिम्फ नोड्स अफेक्ट हुई हैं। सेकंड कि ये देखना है कि क्या ये लिम्फ नोड्स जो हैं आपके डायफार्म के एक तरफ है या फिर दोनों तरफ है, ये देखना है। देन थर्ड ये देखना है कि क्या ये डिजीज़ बोन मैरो, स्प्लीन, लिवर या लंग कहीं और पार्ट में आपकी स्प्रेड हुई है।
हर एक स्टेज जो है आपकी वो ए और बी सिम्टम्स में अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस आपकी डिवाइडेड है। एन आर्बर स्टेजिंग क्लासिफिकेशन ऑफ हॉजकिंस डिजीज़, तो एन आर्बर की अकॉर्डिंग स्टेजिंग क्लासिफिकेशन आपकी दो है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें आपकी सिंगल लिम्फ नोड आएगी या फिर एक सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट या ऑर्गन आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड स्टेज में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा लिम्फ नोड रीजन्स आ जाएंगे, वो भी सेम साइड में डायफार्म की, ठीक है। या फिर लोकलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइज का, ठीक है, कोई एक पार्ट का, और ऑर्गन एंड वन मोर लिम्फ नोड रीजन ऑन द सेम साइड ऑफ द डायफार्म, या फिर कोई एक ऑर्गन हो गया या फिर कोई एक लिम्फ नोड होगी, वो सेम साइड की अफेक्टेड हो जाएंगी। स्टेज थर्ड में आपका क्या होगा, लिम्फ नोड रीजन्स इन्वॉल्व रहेंगे बोथ साइड में डायफार्म के, जिसके साथ साथ आपके स्प्लीन्स भी आ सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट भी आ सकती है या ऑर्गन भी आ सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। देन कम्स योर स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, इसमें डिफ्यूज या डिसेमिनेटेड इन्वॉल्व हो जाता है, काफ़ी सारे एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स का, टिश्यू का, जिसके साथ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फीवर ओवर 38 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके में फीवर है 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या उससे कम है 3 डेज़ के लिए, ठीक है। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉडी लॉस हो रहा है आपका 6 मंथ में, ठीक है। तो ये आपके उसके अकॉर्डिंग स्टेज के अकॉर्डिंग चला जाता है। ये आपके स्टेजेस हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, देन योर स्टेज थर्ड, देन दिस इज़ योर स्टेज 4, ठीक है। देन डायग्नोसिस में क्या करेंगे, एंड एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी इज द एसेंशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ द डायग्नोसिस। इसमें इसके जो डायग्नोसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, यानी कि जिस लिम्फ नोड में आपका लिम्फोमा हो रखा है हम वो पूरा का पूरा साइट रिमूव आउट कर लेते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, दैट इज कॉल्ड एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी इज द ओनली श्योर वे टू डायग्नोसिस हॉजकिन लिम्फोमा, क्योंकि बायोप्सी इज ओनली वे जिसे आप पता कर सकते हैं। तो एक्सिशनल बायोप्सी में आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी आती है, इम्यूनोकेमिस्ट्री करेंगे और मॉलिकुलर स्टडीज़ करते हैं। देन आप चेस्ट एक्सरे करेंगे मिड एक्सटर्नल मास का, ठीक है, और सीटी स्कैन करेंगे चेस्ट का, एब्डोमेन का, पेल्विस का। देन ब्लड सीपी एंड ईएसआर करेंगे, एलएफटी करेंगे, लंग फंक्शनिंग टेस्ट करेंगे, बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे, सीरम कॉपर एंड फेरिटिनिन करेंगे, ठीक है, टेस्ट, बोन स्कैन करेंगे, गैलियम 67 स्कैन और एफडीजी और पीईटी करेंगे। देन ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है डिजीज़ की स्टेज पे, एज की स्टेज पे डायग्नोज हुई है डिजीज़। अब उसमें बी सिम्टम्स जो हैं आपके सिस्टमैटिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी है या नहीं, और आपकी अगर बल्कि नोडल डिजीज़ है तो तब उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रीटमेंट आपके रहते हैं। करंट ट्रीटमेंट एंड रेजिमेन आप इसमें क्या देते हैं, करेंटली क्या दिया जा रहा है, कंबाइंड कीमोथेरेपी विद और विदाउट लो डोज इन्वॉल्व फील्ड रेडिएशन थेरेपी, यानी कि आपके कंबाइंड कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आज के टाइम पे दी जा रही है, जिसमें आप लो डोज जो है दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सो आपकी कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स में आते हैं मॉप, कॉप, एबीवीडी एंड बीए कॉप। मॉप में आपकी मेडिसिन आती है मेक्लोरोथेमाइन, विनक्रिस्टीन, प्रोकार्बेजाइन एंड प्रेडनिसोलोन। एंड कॉप में आपकी आती है साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टीन, प्रोकार्बेजिन एंड प्रेडनिसोलोन। देन एबीवीडी में आपकी आती है एडीरामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टीन, टेकार्बाइजिन। बीए कॉप में ये आपकी एडवांस्ड स्टेज में दी जाती है, इसमें ब्लियोमाइसिन, एटोपसाइड, डॉक्सोड्यूबिसिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टीन, प्रोकार्बाजाइन एंड प्रेडनिसोलोन इसमें आपको एडमिनिस्टर करनी होती है। सो थेरेपी इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन स्टेज की आप जो भी थेरेपी पेशेंट को देंगे वो आपकी स्टेज पे बेस्ड होगी। जो लोकलाइज डिजीज़ होती है यानी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, ए वगैरह, ठीक है, स्टेज फर्स्ट में लोकलाइज्ड रहता है, सेकंड में आपका मूवमेंट हो जाएगी उसकी, थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगा जिसमें एक लिम्फ नोड और एक ऑर्गन आएगा। थर्ड वाले में आपके काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स और ऑर्गन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके रेडिएशन के थ्रू जो आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड है आप रेडिएशन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं,
ठीक है। जो पेशेंट है जिनमें 20 सिम्टम्स आए हैं और स्टेज 3 और स्टेज 4 भी आई है, आपको उन्हें क्या कीमोथेरेपी देनी होती है। मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन जो है आपका कीमोथेरेपेटिक रेजिमेंट का हॉजकिन लिम्फोमा के लिए वो ABBD है, एडिरामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनप्लास्टिन एंड डेकार्बाजीन। ठीक है, ये आपका सबसे मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है डिजीज़ का, मेडिसिन का, जब आप उस डिज़ीज़ में देंगे। ABBD इज सुपीरियर टू MOP। ठीक है, जो आपका मीक्लोरोथेमाइन, विंस्ट्रीन और प्रेडनिसोलोन और प्रोकार्बाजाइन था उससे सुपीरियर है ABBD, यानी कि काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं बिकॉज ABBD के काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट हैं, लाइक परमानेंट स्टेरिलिटी, सेकेंडरी कैंसर फॉर्मेशन, एप्लास्टिक अनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, ये साइड इफ़ेक्ट आपके ABBD में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स आपका क्या कहता है? इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड टू हेल्प डॉक्टर्स टू डिटरमाइन प्रोग्नोसिस फॉर द पीपल विद फास्ट ग्रोइंग लिम्फोमा। द इंडेक्स डिपेंड ऑन 5। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स है ये सबसे पहले डॉक्टर्स की हेल्प के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें ये पता कर सके, डिटरमाइन कर सकें कि जिन लोगों को फास्टली लिम्फोमा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिम्फोमा उनके अंदर फास्टली ग्रो कर रहा है, तो उनका प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, यानी कि क्या उनकी जो ड्यूरेशन है उनके इलनेस की वो अच्छी रहेगी, क्या उनके सिम्टम्स एलिवेट किए जा सकेंगे या नहीं। ठीक है, तो इसके 5 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होती है पेशेंट की एज, सेकंड लिम्फोमा की स्टेज, थर्ड वेदर और नॉट द लिम्फोमा इज एन ऑर्गन आउटसाइड द लिम्फ सिस्टम, कि लिम्फ सिस्टम के बाहर भी अगर कहीं प्रेजेंट है या नहीं लिम्फोमा। फोर्थ इज परफॉर्मेंस स्टेटस, यानी हाउ वेल अ पर्सन कैन परफॉर्म नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़। एंड फिफ्थ वन इज योर ब्लड सीरम लेवल ऑफ LDH। ठीक है, सो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर आपके आते हैं एज 60 या उससे कम में, और स्टेज 1 और 2 के गुड वो भी आते हैं। नो लिम्फोमा, अगर आपके कोई भी लिम्फोमा लिम्फ नोड के बाहर नहीं है, या फिर लिम्फोमा है, ठीक है, और लिम्फ नोड के बाहर है बट सिर्फ एक ऑर्गन को वो इंक्लूड कर रहा है या सिर्फ एक एरिया इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, PS जो आपका परफॉर्मेंस स्टेटस है वो नॉर्मली फंक्शन कर पा रहा है पेशेंट, और सीरम LDH अगर नॉर्मल है तो। ठीक है, और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कब आएंगे? जब आपका पेशेंट 60 एज से अबव होंगे, 3rd स्टेज और 4th स्टेज आपका लिम्फोमा होगा, या फिर लिम्फोमा के साथ आपके एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन आउटसाइड द बॉडी भी इन्वॉल्व होंगे, और पेशेंट का जो परफॉर्मेंस स्टेटस होगा वो काफ़ी लो हो जाएगा, पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, और सीरम LDH उनका हाई होगा। ईच पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इज असाइंड 1 पॉइंट, यानी कि हर एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को आप 1 पॉइंट देंगे। ठीक है, पीपल विद नो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वुड हैव अ स्कोर ऑफ 0। ठीक है, और जिनका प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पुअर फैक्टर नहीं है तो आप उन्हें 0 स्कोर देंगे, वाइल दोज विद ऑल पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर शुड हैव स्कोर्ड 5। और अगर जिनके सारे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर 0 हैं, आई मीन पुअर हैं, तो आप उन्हें 5 स्कोरिंग देंगे। तो इंडेक्स इस हिसाब से डिवाइड हो जाता है। लो, इसमें आपके 0 और 1 पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर आते हैं। देन अगर आपके 2 प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं तो लो इंटरमीडिएट, और 3 पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं तो हाई इंटरमीडिएट, एंड 4 और 5 प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है तो हाई में चला जाता है आपका पेशेंट। देन इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, इसमें एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया हो जाएगा, आपका ब्लड कैंसर वगैरह। नो हॉजकिन लिम्फोमा आ जाएगा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा एंड थायराइड कार्सिनोमा, यानी कि ब्रेस्ट, लंग और थायराइड में एबनॉर्मल कैंसरस ग्रोथ हो जाएगी। शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, शॉर्ट हाइटेड हो जाएगा पर्सन। हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन जो है आपकी फिर बॉडी में कम हो जाएगा। स्टेरिलिटी आ जाएगी पेशेंट में। डेंटल केरीज हो जाएंगी, डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सब क्लिनिकल पल्मोनरी डिसफंक्शन हो जाएगा, लंग्स डिसफंक्शन हो जाएंगे, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो जाएगी, यानी कि हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाएगा। देन कम्स योर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइदर B और T सेल लीनिएजेस ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, यानी कि जो आपकी आइदर B और T सेल्स हैं, ठीक है, उनका क्या होगा? न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एबनॉर्मल कैंसरस ग्रोथ हो जाएगी
लीनिएजेस ऑफ लिम्फेटिक सेल, वहाँ से जिस सेल से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहाँ से जब वो ओरिजिनेट हो रहे हैं उन सेल्स में भी आपकी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। जो आपका NHL है, NHL स्टैंड फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हेयर, causes the accumulation of neoplastic cells in both the lymph nodes as well as more often diffusely in extra lymphatical organs and the bloodstream। जो आपका NHL है उसमें क्या होता है, lymph nodes में भी और बहुत आपके जो अदर ऑर्गन्स हैं ब्लड स्ट्रीम में भी और अदर ऑर्गन्स में भी NHL में आपकी न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हो जाती है। वो अदर ऑर्गन्स को भी इंक्लूड करता है और इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एपिडेमियोलॉजी, 60% ऑफ ऑल लिम्फोमाज इन चिल्ड्रन, जो 60% लिम्फोमाज है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज होते हैं आपके। 8 to 10% की जो मैलिग्नेंसीज होती हैं वो 5 to 19 ईयर्स की एज में प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी कॉज क्या होते हैं NHL के, दैट इज़ योर इनहेरिटेड और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसीज अगर पेशेंट में है, वायरस जैसे HIV वायरस, EB वायरस, ठीक है। जेनेटिक सिंड्रोम में आपका एटेक्सिया, टेलेंगेशिया और ब्लूम सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसमें आपके, फर्स्ट इज़ योर इन्फेक्शन लाइक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, एप्स्टीन बार वायरस लिंक टू बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। जो आपका एप्स्टीन बार वायरस है वो बर्किट लिम्फोमा का एक काफ़ी कॉज है, उसकी वजह से बर्किट लिम्फोमा होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक्स्ट्राऑन्डल टिश्यू जनरेटिंग लिम्फोमा इंक्लूड माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जो आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है यानी H पाइलोरी है, या आपका स्टमक इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसमें लिम्फोमा स्टमक वगैरह या माल जहाँ आपके म्यूकस प्रेजेंट रहता है उन पोर्शंस में हो जाता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा वायरस HTLV फर्स्ट, हेपेटाइटिस C वायरस, देन आपका एज पीपल विद नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आर ओल्डर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। पैथोलॉजिकल सब टाइप्स ऑफ NHL, सो बर्किट लिम्फोमा में आप देखेंगे पैथोलॉजिकल सब टाइप्स में तो 40% ऑफ NHL आपकी बर्किट लिम्फोमा है, इसका B सेल ओरिजिन है। देन लिम्फोप्लास्टिक लिम्फोमा 30% आपका होता है, 80% T सेल ओरिजिन होता है एंड 20% B सेल ओरिजिन होता है आपका। डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा आपका 20% प्रेजेंट होता है, इसमें B सेल ओरिजिन होता है, टोटली फिर B सेल से ओरिजिनेट होता है। एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा 10% पाया जाता है और 70% सेल T सेल से ओरिजिनेट होता है। दिस इज़ योर बर्किट लिम्फोमास प्रेजेंटेशन। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज सेम एज फॉर हॉजकिन लिम्फोमा, सेम होंगी। जो डिफरेंस है हॉजकिन लिम्फोमा का वो ये है कि वो लोकलाइज्ड से सर्वाइकल और सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स में चला जाता है 80 to 90% ऑफ द टाइम में, वेयर जो आपका NHL है वो 10 to 20% जो आपका रहता है वो लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है। CNS इन्वॉल्वमेंट इज़ मोर कॉमन इन NHL, ठीक है। जो आपकी CNS है उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आपका नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। HIV पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। देन योर क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्किट लिम्फोमा, इसमें आपका क्या होता है, एब्डोमिनल ट्यूमर होता है, हेड नेक डिजीज़ होती है, आई हैव शोन यू प्रीवियसली, और इसमें बोन मैरो और CNS का इन्वॉल्वमेंट होता है। देन कम्स योर लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, इसमें क्या होता है आपका इंट्राथोरेसिक और मिड एस्ट्रिनल सुप्रा डायफ्रामेटिक मास प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें बोन मैरो और CNS का। देन डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा, ये एब्डोमिनल मास प्रेजेंट होता है इसमें और मिड एस्ट्रिनल मास फॉर्मेशन हो जाता है। एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा में आपका आता है प्राइमरी क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, ठीक है, सिस्टमैटिक डिजीज़ यानी कि फीवर होगा, वेट लॉस होगा, आपके जो क्यूटेनियस लेयर है आपकी स्किन की उसमें आपके इन्फेक्शन हो जाएगा, और डिसेमिनेशन ऑफ लीवर, स्प्लीन, लंग, मिड एस्ट्रिनम एंड स्किन, यानी कि ये सारे आपके ऐसे जगह है जहाँ से आपके म्यूकस सिक्रेशन होता है तो वहाँ पर डिसेमिनेशन होगा। अदर क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशंस आपके आते हैं, लिम्फेडिनोपैथी होगा पेशेंट में, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम देखेंगे आप, ब्लॉकेज हो जाएगा, डिस्निया होगा, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एब्डोमिनल मास हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इंटोसिपेशन बोलते हैं जिसे, एंड
एसाइड्स हो जाएंगे, पेशेंट को नेसल स्टिफनेस हो जाएगी, और ईयर एक होगा, कान में दर्द रहेगा, टॉन्सिल इनलार्जमेंट हो जाएगा, और लोकलाइज्ड बोन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, एक्यूट पैराप्लेजिया हो जाएगा सेकेंडरी टू सीएनएस, और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, यानी कि पैराप्लेजिया आपका वन पोर्शन जो है आपका स्टिफ हो जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा पेशेंट उसमें। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देन स्टेजिंग ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब आपका नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के स्टेजिंग क्या है? फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा? सिंगल ट्यूमर होगा या सिंगल एनाटॉमिक एरिया होगा विद द एक्सक्लूजन ऑफ, इसमें मिड एस्ट्रिनम आपका एब्डोमेन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक्स्ट्राऑन्डल आपका सिंगल ट्यूमर, जिसको एक्स्ट्राऑन्डल बोला जाता है, सिंगल एनाटॉमिक एरिया नोडल प्रेजेंट होगा। ठीक है। देन कम्स सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सिंगल ट्यूमर एक्स्ट्राऑन्डल विद रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट। सिंगल ट्यूमर होगा और उसमें वहाँ की रीजनल जो भी उस रीजन में जो भी नोड्स प्रेजेंट होंगी वो इन्वॉल्व रहेंगी। 2 और मोर नोड्स एरिया ऑफ द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। अब आपकी डायफ्राम के सेम साइड पे 2 या 2 से ज़्यादा नोडल एरियाज इसमें कवर्ड हो जाएंगे। या फिर 2 सिंगल ट्यूमर्स विद और विदाउट द रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। 2 या 2 से ज़्यादा आपके रीजनल नोड इन्वॉल्व होंगी आपकी सेम, मतलब आपके 2 सिंगल ट्यूमर होंगे, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपकी रीजनल नोड्स इन्वॉल्व होंगी सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। ठीक है। इलियोसिकल प्राइमरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूमर यूजुअली इन द इलियोसिकल एरिया विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसोसिएटेड मेसेंट्रिक नोड्स विच मे मस्ट बैमग्लॉसली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। जो आपका प्राइमरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूमर होगा उसमें क्या होगा? आपका इलियोसिकल एरिया इंक्लूड होगा, इसमें आपका ज़रूरी नहीं है मेसेंट्रिक नोड्स भी आपकी इंक्लूड हो जाए। ठीक है। स्टेज थर्ड में क्या होगा? 2 सिंगल ट्यूमर्स होंगे आपके अपोजिट साइड में। ठीक है। स्टेज सेकेंड में सेम साइड में, बट स्टेज थर्ड में अपोजिट साइड में चले जाएंगे। 2 मोर नोडल एरियाज अबव एंड बिलो द डायफ्राम। अब इसमें क्या होगा? आपके 2 नोडल एरियाज हो जाएंगे डायफ्राम के ऊपर साइड और डायफ्राम के नीचे साइड। ठीक है। प्राइमरी इंथेरियोस्टिक ट्यूमर प्रेजेंट होगा इसमें, यानी कि इंट्राथोरेसिक ट्यूमर होगा, मिड एस्ट्रिनल, प्लूरल और थाइमिक, और एक्सटेंसिव प्राइमरी इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज हो जाएगी। देन स्टेज 4 में क्या होगा? कोई भी हो सकता है एनी ऑफ द अबव विद द इनिशियल स्टेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बोन मैरो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है। तो स्टेज 4 में कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो ऊपर स्टेज अभी बताई थी, और इसमें मेनली क्या होता है? आपका सीएनएस और बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जब आप डायग्नोसिस करते हैं। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? हॉजकिन डिजीज़, ल्यूकेमिया, जर्म सेल ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा और रेफ्डोमायोकार्सिनोमा एंड रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस। सो इसका डायग्नोसिस क्या है? आप टिश्यू बायोप्सी करेंगे फ्लो साइटोमेट्री के लिए और कैरियोटाइपिंग के लिए। बोन मैरो बायोप्सी काफ़ी जो आपकी होती है सेंट्रल होती है। ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज पे आपकी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में सीबीसी करेंगे आप, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम फॉस्फोरस, यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे, एलएफटी एंड आरएफटी करेंगे, और बोन मैरो एस्पायरेशन बायोप्सी करेंगे, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस का पीटी स्कैन एंड बोन स्कैन करेंगे। ग्रेड्स क्या होती है? जो एनएचएल है वो आपके 2 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। जो हाई ग्रेड लिम्फोमा होते हैं उसमें सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो करते हैं और फॉलिकुलर टाइप लगते हैं और इनक्यूरेबल होते हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा वो फैले हुए होते हैं। ठीक है। जो लो ग्रेड लिम्फोमा होता है उस जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स की तरह ही रिजेंबल करते हैं, वैसे ही दिखते हैं और काफ़ी धीरे धीरे ग्रो करते हैं और यूजुअली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर आप करें तो ठीक भी हो सकते हैं। देन लो ग्रेड लिम्फोमास, जो आपके मोस्टली लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं वो काफ़ी टाइम तक जो होते हैं सिम्टम शो नहीं करते, इंडोलेंट रहते हैं। ठीक है। और जो ट्रीटमेंट होता है नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट का वो काफ़ी अवॉइड ही किया जाता है जब सिम्टम नहीं आ रहे हैं। जब तक अगर कोई ऐसा केस है तो आप वेट करेंगे, देखेंगे पेशेंट को, जब इनिशियल शुरुआत होगी तो बिल्कुल आपको पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है। और ये इसीलिए करना होता है कि अब अगर आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं
तो उसका हार्म या रिस्क पेशेंट पे क्या होगा, उसको बेनिफिट कितना पहुंचेगा, आपको उस हिसाब से ही ऑब्जर्वेशन करना है। अगर एक लो ग्रेड लिम्फोमा सिम्टोमेटिक बनता जा रहा है तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट आप देंगे। इससे क्या होता है कि जो लिम्फोमा होते हैं वो क्योर नहीं होते हैं, बट उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। आप जो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है उतनी सारी, आप उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो थोड़ा सिम्टम कम हो जाएंगे। पेशेंट्स जो है जिनको इन टाइप के लिम्फोमा होता है वो नॉर्मल लाइफ स्पेन भी मतलब नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करते हैं, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा कम नहीं हो जाता है, बट डिजीज़ ठीक नहीं होती है, वो थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द लाइफ उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। देन हाई ग्रेड लिम्फोमा जो होता है ट्रीटमेंट होगा इसमें आपका एग्रेसिव होते हैं इसमें सेल्स, यानी काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं, तो इससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो क्योर हो जाती हैं, ठीक है। हाउएवर जो प्रोग्नोसिस होता है वो काफ़ी पुअर होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते इसमें, ठीक है। जो ट्रीटमेंट होता है इस टाइप के लिम्फोमास का, उसमें एग्रेसिव कीमोथेरेपी दी जाती है इंक्लूडिंग चॉप एंड आर चॉप रेजिमेंट, पीछे मेडिसिन के नेम जो बताए थे। देन ट्रीटमेंट इनिशियल आपका कीमोथेरेपिक रेजिमेंट में चॉप दिया जाता है, यानी कि साइक्लोफोसामाइड और हाइड्रोक्सी एडिरामाइसिन, ऑन्कोविन एंड प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। सीएनएस लिम्फोमा जो होता है वो आप मोस्टली अगर चॉप के साथ अगर आप रेडिएशन भी दे रहे हैं तो ठीक हो सकता है। और जो रिलैप्सेस कैन बी कंक्लूड विद बीएम ट्रांसप्लांटेशन, जो रिलैप्सेस होते हैं यानी कि रिकरेंस होती है डिजीज़ की, वो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनमें CD20 एंटीजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो इस केस में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है रिटुसिमैब वो आप यूज़ करेंगे। तो जो आपका रिटुजिमैब होती है ये एक एंटी CD20 एंटीबॉडी होती है जिसकी लिमिटेड टॉक्सिसिटी होती है, और ये जब आप CHOP यानी चॉप की ट्रीटमेंट के साथ देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। देन ड्यूरेशन है ऑफ ट्रीटमेंट के, आप कितने टाइम ड्यूरेशन है आपका ट्रीटमेंट का, तो बकेट लिम्फोमा और आपका डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा जो है वो 6 वीक टू 6 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, और लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा का 24 मंथ्स यानी 2 ईयर्स का होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी, इन्फेक्शन होगा, म्यूकोसाइटाइटिस यानी म्यूकस लेयर में आपके इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पेंसिसाइटोपिनिया, इसमें क्या होगा जो आपके सारे ब्लड सेल के टाइप्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो एक तरीके से अनीमिया काफ़ी कॉमन देखा जाता है पेंसिसाइटोपिनिया में। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, कार्डिक टॉक्सिसिटी देखी जाएगी। कार्डिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि हार्ट मसल्स जो किसी टॉक्सिन की वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं, इसमें एरिथमिया से हार्ट फेलियर तक की कंडीशन आ जाती है। गोनेडल टॉक्सिसिटी विद इनफर्टिलिटी, यानी कि जो गोनैड्स हैं आपके जर्म सेल्स हैं तो उनमें आपकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी ड्रग्स की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा पेशेंट में इनफर्टिलिटी देखी जाएगी, और सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज भी इसमें प्रेजेंट होंगी कॉम्प्लिकेशंस में। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप यू ऑल लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।